Good morning, everyone. Today we will be doing the topic that is economies and diseconomies of scale. This is a topic जो आपकी प्रोडक्शन में है. जब फर्म प्रोडक्शन करती है गुड्स और सर्विसेज की, तब फर्म इंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो पहले हम कंसेप्ट करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का. इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली वो फर्म्स इंजॉय करती हैं जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने ह्यूज साइज़ की वजह से जो बेनिफिट्स वो इंजॉय करती हैं वो होता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो जो बिजनेस फर्म होती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को, टू अर्न प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या करती है कि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सपोजिंगली आपके पास एक मशीनरी है जो 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है. अगर आप 10 गुड्स उस मशीनरी से बनाते हैं तो उस मशीनरी की कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि वो उस 10 गुड्स के अंदर ही उसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. बट अगर वो उससे 1 लाख गुड्स बना सकता है तो उतनी ही उसकी कॉस्ट लोअर हो जाएगी. तो दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उतने ही ज़्यादा गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इसका बेनिफिट उठा पाती हैं. तो क्या होगा, अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और आपकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी. तो एफिशिएंसी जो आपकी इम्प्रूव हो रही है वो इम्प्रूव हो रही है ड्यू टू स्पेशलाइज्ड लेबर. स्पेशलाइज्ड लेबर आप यूज़ कर रहे हैं, डिविजन ऑफ लेबर पॉसिबल है. तो ये सारे बेनिफिट्स हम आगे करेंगे कि आपको प्रोडक्शन में क्या, एफिशिएंसी में आपको कैसे इसका बेनिफिट मिलता है. तो सच इकोनॉमीज दैट अकर्स टू अ फर्म इन द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन. जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन or by increasing in the number of firms in the industry, is called economies of scale. जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स को इंक्रीज करते हैं, तब फर्म इंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इन शॉर्ट हमें समझ में आया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि हम कुछ बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं जब हमारी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है. तो इंटरनल बेनिफिट, जब हम फर्म के विद इन बेनिफिट्स क्या क्या इंजॉय करेंगे, और एक्सटर्नल बेनिफिट्स के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम क्या क्या बेनिफिट्स इंजॉय करेंगे अपने ह्यूज साइज की वजह से. तो अगर हम बात करें इंटरनल बेनिफिट्स की, तो इंटरनल बेनिफिट्स इट अकर्स बिकॉज ऑफ द फर्म्स ओन एफर्ट्स, कि आपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स किए हैं, फर्म ने इंडिविजुअल जो आपके इंडिपेंडेंट जो आपने एक्शंस लिए हैं उसकी वजह से आपको जो बेनिफिट्स मिल रहा है. सपोजिंगली आपने एक ऐसी मैनेजमेंट हायर की है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो मैनेजमेंट यू कैन से जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो रही है, तो वो आपका इंटरनल बेनिफिट है. ठीक है, आपने एक ऐसी मशीनरी लेकर आए हैं जिसकी वजह से आपको अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वो आपकी इंटरनल बेनिफिट हो रहा है. एक्सटर्नल बेनिफिट्स जो आपकी इकोनॉमी में राइज होती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ होल इंडस्ट्री. जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज्ड, तो अल्टीमेटली क्या है, इसकी वजह से हर सोशल मीडिया से जो भी लोग एसोसिएटेड है उन सबका बेनिफिट हो रहा है. तो इट इज़ नॉट कि आप मोनोपोलाइज्ड हो रहे हैं, कि आप एक सिंगल फर्म है, रादर आप जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं सेम इंडस्ट्री में वो सब उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं. तो दैट इज़ एक्सटर्नल बेनिफिट, कि आप एक्सटर्नल उस चीज़ का क्या बेनिफिट अवेल कर रहे हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज. इसको भी हम डिटेल में आगे करेंगे. आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस पॉइंट. ओके, देन वी विल बी डूइंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल. हम क्या क्या बेनिफिट्स इंजॉय कर सकते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट इज स्पेशलाइजेशन एंड योर डिविजन ऑफ लेबर.
जैसे ही आप प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे, तो आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो एज प्रोडक्शन एक्सपैंड देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप स्पेशलाइज्ड मैनेजर हायर कर सकते हैं, आप स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन हायर कर सकते हैं, आप स्पेशलाइज्ड मशीनरी ले सकते हैं। तो दैट इज़ कि आप हर डिग्री में हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ पॉसिबल। एंड देयर इज़ डिविजन ऑफ लेबर। वो जब आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट रख सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो हर चीज़ में डिविजन ऑफ लेबर इज़ पॉसिबल। तो अंडर डिविजन ऑफ वर्क, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज इज स्प्लिट अप, ईच वर्कर स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर प्रोसेस। तो आपका स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। अगर आप इंटरनल इकोनॉमीज में अगर बेनिफिट्स देखें तो फर्स्ट बेनिफिट इज स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। सेकेंड बेनिफिट इज टेक्निकल बेनिफिट्स होते हैं आपको, जैसे कि टेक्निकल एफिशिएंसी अराइजेज फ्रॉम द ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ लार्ज साइज ऑफ प्लांट। तो आपका फर्म अगर लार्ज साइज है तो आप गुड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स ले सकते हैं जो छोटी फर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकती। लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड बट नॉट दी स्मॉल वन। सुपीरियर क्वालिटी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड और ऑटोमेटिक मशीन्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, जो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है मशीनरी की वो बहुत हाई होती है, बट जो एवरेज कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो एक फर्म को बेयर करनी ही होती है, जैसे मशीनरी की कॉस्ट है, बिल्डिंग की कॉस्ट है। लेकिन जब आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कॉस्ट उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है, तो वो उतनी ही लोअर होती जाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी मशीनरी की डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी और अल्टीमेटली आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मच लोअर एज द टोटल कॉस्ट विल बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो ये बेनिफिट इंटरनली फर्म कैन अवेल दिस बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रोडक्शन बेनिफिट। The third benefit that the firm can enjoy is the production economies. अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, अगर हमारी कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव कैप्चर द होल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट इज द लार्ज फर्म इज एबल टू यूटिलाइज ऑल इट्स वेस्ट मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्री। वो कैसे पॉसिबल है, बाय इट कैन ऑल्सो रिड्यूस इट्स कॉस्ट बाय लिंकिंग वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सपोजिंगली हमारी एक बुक मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट है, तो हम क्या कर सकते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम रैदर देन प्रिंटिंग हम पेपर्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बाद में बुक्स को कंपाइल करने का भी काम कर सकते हैं। तो हमने पूरे प्रोसेस को राइट फ्रॉम पेपर मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिंटिंग टू फाइनल कंबाइनिंग दैट बुक, तो हम लार्ज फर्म can enjoy the benefit from backward as well as forward integration process. तो firm can avoid the purchase of raw material and other inputs from the outside suppliers. तो आप raw material भी manufacture कर रहे हैं अपने आप, suppliers को भी outside suppliers हैं उनसे साथ भी डील कर रहे हैं। तो आपने पूरे प्रोसेस को कैप्चर कर लिया, राइट फ्रॉम गुड बनाना शुरू करने से फाइनल कंज्यूमर तक गुड पहुंचने तक। तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएटरीज को भी आपने कंट्रोल कर लिया है, मिडलमैन्स को हटा दिया। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप अपने फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो फर्म्स हैं, बिग फर्म्स हैं, वो आपकी इन्वेंट्रीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको अननेसेसरी गुड्स का पाइल अप नहीं रखना अपने पास। टू अवॉइड एक्सेसिव प्रोक्रूटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल। जितना ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, अलग अलग सामान रखने पड़ेंगे, तो आपको उतना ही कैपिटल चाहिए, तो उसकी भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजमेंट लेवल पर आप क्या बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं, आप बेटर मैनेजमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बेटर लोग हायर कर सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कंट्रोल करेंगे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहा है, गुड कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल। तो वो कब है पॉसिबल, जब आप एक ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो वेल पेड जॉब है, ठीक है। तो उसके लिए वेल पेड जॉब के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस कैटेगरी को फुलफिल कर पाएगी, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन लार्ज फर्म द ओनर कैन कंसंट्रेट ऑन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड बिजनेस एक्सपेंशन।
तो अल्टीमेटली क्या है, जो अननेसेसरली आपको काम लगते हैं ओनर को, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं औरों के पास, और आप कंसंट्रेट कर सकते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट वर्क हैं. डेलीगेटिंग द रूटीन जॉब एंड डिटेल टू द हाईली क्वालिफाइड सबॉर्डिनेट. तो ही कैन ऑल्सो एंगेज स्पेशलाइज स्टाफ्स एंड मैनेजर्स. तो आप प्रोडक्शन मैनेजर हायर कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजर हायर कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर हायर कर सकते हैं, जो हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज आउट करेगा. ही कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ फंडामेंटल स्पेशलाइजेशन. मैनेजरियल कॉस्ट इज रिड्यूस्ड. तो अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी व्हेन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज. दीज आर दी मैनेजरियल बेनिफिट्स. देन यू टॉक अबाउट मार्केटिंग. अगर मार्केटिंग क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑटोमेटिकली आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख सकते हैं. तो आप लोगों के बारे में भी जान सकते हैं और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं. तो एज द फर्म एक्सपैंडेड साइज, इट इज़ एबल टू बाय रॉ मटेरियल एट चीपर रेट एज इट बाइज रेगुलरली एंड इन बल्क. कंसेशन मिल सकता है आपको ट्रांसपोर्टेशन पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, क्योंकि आप उसको भी कहीं ना कहीं अपना एक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बना सकते हैं. तो लार्ज फर्म कैन कट डाउन इट्स सेलिंग कॉस्ट. बाकी वो क्योंकि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकती है. तो लार्ज फर्म इज एबल टू अंडरटेक एक्सटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च टू आइडेंटिफाई द नीड एंड द चेंजिंग प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर. तो दिस इज द मार्केटिंग बेनिफिट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अवेल कर सकती हैं. नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल बेनिफिट्स. तो फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लार्ज एसेट बेस है, गुडविल है मार्केट में. तो आप फंड्स इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं मार्केट से. तो आप अपना वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं. पैसा चाहिए तो आप डिबेंचर्स फ्लोट कर सकते हैं, जिसमें इजीली पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है आपके डिबेंचर्स के लिए. आप बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चीपर रेट पर इंटरेस्ट लोन ले सकते हैं, और सच अपॉर्चुनिटीज़ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं होती. तो ये सारे आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं. देन यू टॉक अबाउट रिस्क एंड सर्वाइवल. जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिस्क लेती हैं, बट उस रिस्क को यू कैन से झेलने की उनके अंदर क्षमताएं होती हैं. क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बैकलॉग है कि अगर कोई उन्होंने प्लान किया वो फेल हो गया, स्टिल दे कैन कैरी फॉरवर्ड विद द बिजनेस. तो लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सक्सेस दिलवा ही देते हैं. एवरी फर्म हैज़ टू फेस जनरल एंड पर्टिकुलर रिस्क ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. तो कहीं ना कहीं जो जनरल बिजनेस डिप्रेशन में आती है, इनसफिशिएंट डिमांड होती है. कई बार होता है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आज, उसकी आज डिमांड नहीं है. All firms cannot survive in the face of such risk and go into liquidation. क्योंकि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं कि वो मतलब जो ऑल ऑफ अ सडन कुछ हैपनिंग हो जाती है उसको झेल पाए. तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा. बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वो सच जो शॉक्स होते हैं, जो मेजर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस चेंज कर दिए हैं, जीएसटी इमीडिएट इम्प्लीमेंट हुआ था, यू कैन से लॉकडाउन हो गया. तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपकी सोसाइटी यू कैन से सराउंडिंग्स में होते हैं. तो लार्ज फर्म्स इन्हें कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर लेती हैं, पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती हैं. बट ऑल्सो डाइवर्सिफाई द आउटपुट, सोर्स ऑफ सप्लाई, मार्केट एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. कहीं ना कहीं अ लार्ज फर्म कैन विदस्टैंड द रिस्क ऑफ चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के जो प्रेफरेंस में, कंज्यूमर के टेस्ट में जो चेंज होता है उसको भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाती है. दिस इज द रिस्क और सर्वाइवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो बिग ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय करती है. लास्ट, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम. तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, वो अपने वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एडुकेट रिसोर्सेज हैं उनके पास, गुड वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, मैनेजरियल और टेक्निकल स्टाफ्स रख सकते हैं. तो बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फैक्ट्री फ्री एंड सब्सिडाइज लंच, यूनिफॉर्म दे सकती हैं, क्रीचेस फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्किंग वुमन, प्रोवाइडिंग ऑफ द हाउसिंग,
मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मेजर्स हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने की फैसिलिटी है, वो फंड्स हैं, इन्वायरमेंट है उनका उस अकॉर्डिंग। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मेजर्स हैं जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस अवेल कर सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन, उनका मोरल, उनकी कमिटमेंट जो एम्प्लॉयज़ के लिए है वो कहीं ना कहीं अचीव होती है। अल्टीमेटली ऑल दिस रेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड हेंस द प्रोडक्शन। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इंटरनली अगर हम कहें, पर बिग ऑर्गेनाइजेशन के होने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन डिसएडवांटेजेस को बोलते हैं डिसइकोनॉमीज़, कि आप जब एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को करेंगे तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न देने पर लगेगा। व्हेन अ फर्म कंटिन्यू टू एक्सपैंड बियॉन्ड द ऑप्टिमम कैपेसिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिसअपियर एंड विल गो टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे कि एवरेज और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका डिमिनिश करने लगेगा। Diseconomies are the disadvantages with the firm faced by expanding the scale of production beyond the point of optimal capacity. First disadvantage is inefficiency of management. एक लिमिट के बाद जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाएगी, when the output exceeds the optimum level, the management problem increases and the managerial efficiency decline. तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल की प्रॉब्लम होगी। ड्यू टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड, कौन किसको कमांड करेगा, एंड देयर इज ऑफन डिले इन टेकिंग एक्शंस। इंक्रीजिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल मेक्स द सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट एक्टिविटी डिफिकल्ट। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आने लगेगी। टेक्निकली क्या डिसएडवांटेज होगा, एवरी इक्विपमेंट हैज़ एन ऑप्टिमम कैपेसिटी, जिसके बियॉन्ड अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो एफिशिएंट और इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो द प्रोडक्शन इज इंक्रीज बियॉन्ड दैट ऑप्टिमम कैपेसिटी, दैट लीड्स टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। फर्दर देयर विल बी हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड अ हैवी लॉस ऑन केस ऑफ ब्रेकडाउन और एनी एक्सीडेंट। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनेंशियली हमें क्या डिसएडवांटेज होगा कि जो कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, कुछ आप कह सकते हैं मोनोपोलीज गवर्नमेंट को क्रिएट करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को वो बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो बेनिफिट्स नहीं है, तो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट, द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट करती हैं कंसेशंस छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो कहीं ना कहीं वो उसके लिए बेनिफिट है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ डील करना पड़ता है। रिस्क और सर्वाइवल की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट मे नॉट रेडी टू एक्सपैंड फर्दर बाय बोरिंग कैपिटल फॉर फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। तो ह्यूज ऑन द कैपिटल अमाउंट, जो लार्ज फर्म्स हैं आर मोर एक्सपोज टू द रिस्क देन द स्मॉल वंस ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो रिस्क है स्ट्राइक का, लॉकआउट का, ले आउट का, वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। बिकॉज जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ट्रेड यूनियंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ केस इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे कम लोग होते हैं, वो आपस में म्यूचुअली काम करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज डिसएडवांटेजेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट डिसएडवांटेज इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक लेवल तक आप यूज़ करते हैं तो वो आपको आउटपुट देते हैं, पर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते ही जाएंगे तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होते जाते हैं, जिसकी वजह से एक लिमिट है नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ करने की। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ऑल्सो कॉल डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनली क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन को और इंटरनली क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं।